पूरे शरीर में हेड इंजरी को सबसे खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसको मैनेज करना बहुत कठिन होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हॉस्पिटल के अंदर में हेड इंजरी को कैसे मैनेज किया जाता है। दोस्तों, इस तरह का ये पहला वीडियो है। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इसमें हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, कैसे उसको पहचाना जाता है और ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि हेड इंजरी क्या होती है, तो दोस्तों हेड इंजरी यानी कि सर में लगी हुई चोट को जो एक्सीडेंट के टाइम पे लगती है, इमरजेंसी की कंडीशन में लगती है। ऐसे में सबसे पहले हॉस्पिटल के अंदर जब ऐसा पेशेंट आता है तो क्या किया जाता है? तो ऐसे में सबसे पहले या तो पेशेंट अगर कॉन्शियस है और अगर वो नहीं है तो उसके साथ जो भी आए हैं, उनसे कुछ हिस्ट्री जानी जाती है, जिसमें ये जाना जाता है कि क्या पेशेंट जैसे ही चोट लगी वैसे अनकॉन्शियस हो गया, यानी पेशेंट कब से अनकॉन्शियस है, कब से अचेत है, या फिर क्या एक बार हुआ था, फिर नहीं, मतलब कुल मिला के इसकी हिस्ट्री जानते हैं। उसके बाद फिर वोमिटिंग की हिस्ट्री जानते हैं, यानी कि क्या पेशेंट को उल्टी आई थी चोट लगने के बाद, और क्या कन्वल्जन्स आए थे यानी झटके लगे थे जब हेड इंजरी हुई थी, और क्या ईयर से, नोज से या माउथ से कोई ब्लीडिंग हुई थी। तो इस तरह की चीज़ें जानने की कोशिश की जाती है जिससे हमें हेड इंजरी की सीरियसनेस का पता चल सके। इसके अलावा फिर दोस्तों अगले स्टेप में एग्जामिन करते स्कैल्प को, यानी इस वाले पार्ट को थोड़ा देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। जैसे इसमें सबसे पहले हीमेटोमा देखा जाता है। हीमेटोमा यानी बगिश स्वेलिंग होती है। जैसे जब भी चोट लगती है सर में तो आप देखो तो एक गोला सा निकल आता है। उसको देखा जाता है क्या वो रेड है या फिर वो कितना भारी है, यानी कितनी बड़ी स्वेलिंग है। ये सब देखा जाता है क्योंकि इससे पता चलता है कि क्या ब्रेन के अंदर में भी तो स्वेलिंग नहीं आई है, ब्रेन के अंदर में भी चोट तो नहीं लगी है। इसके अलावा ब्रशिंग देखी जाती है। ब्रशिंग यानी कि रगड़ देखी जाती है, जैसे कई बार आंखों के पास में रगड़ आती है जिससे आंखें काली हो जाती हैं। इसके अलावा ब्लैक आइज देखी जाती है। ब्लैक आइज यानी कि आंखों के पास की चोट देखी जाती है, क्या आंखों के पास में चोट तो नहीं आई है। इसके अलावा अगले स्टेप में देखा जाता है सीएसएफ लीक को, यानी क्या पेशेंट का सीएसएफ लीक तो नहीं है। सीएसएफ क्या होता है? तो इसको कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जैसे ब्रेन है तो ब्रेन के चारों तरफ एक फ्लूइड होता है, इसके बाद हड्डियां होती हैं, तो इस फ्लूइड को देखा जाता है कि क्या फ्लूइड जो है वो तो बाहर नहीं निकला है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के चारों तरफ होता है, उसकी सुरक्षा करता है। इसको कैसे पता करते हैं? तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो ब्लड आ रहा है आपके सर की चोट से, वो बहुत ज़्यादा पतला होता है। अगर सीएसएफ लीक होता है तो वो जो ब्लड है वाटरी होता है, थिन होता है, और ये ईयर और नोज से भी बाहर निकलता है। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि क्या सीएसएफ लीक तो नहीं है, सीएसएफ में चोट तो नहीं लगी। इसके अलावा अगली चीज़ जो हम लोग करते हैं, कुछ चीज़ें एग्जामिन करते हैं, कुछ चीज़ें नोट करते हैं। जैसे जो प्यूपिल यानी पुतली का रिएक्शन है वो कैसा है, वो उसकी साइज़ घट बढ़ तो नहीं रही है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कैसा है, पेशेंट एकदम अनकॉन्शियस है या थोड़ा बहुत कॉन्शियस है, थोड़ा बहुत तो वो मूर्छित टाइप का है ना, ये सब देखा जाता है। साथ में न्यूरोलॉजिकल वीकनेस देखी जाती है, लिम्स की हाथ पैर को हिलाया डुलाया जाता है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो उससे बोला जाता है कि अपने हाथ पैर को हिलाए, कुछ करे, अगर कर सकता है तो वो देखा जाता है कि न्यूरोलॉजिकल वीकनेस कैसी है लिम्स की, यानी कि आप ब्रेन से पूरी बॉडी का कनेक्शन कट तो नहीं गया है। ये सारी चीज़ें ध्यान दी जाती हैं। इसके अलावा पल्स रेट चेक की जाती है पेशेंट की। अब दोस्तों अगली स्टेप में एग्जामिन करते हैं पेशेंट को हेड से टो तक, यानी सर से अंगूठे तक पूरी बॉडी को चेक करते हैं कि चोट केवल सर में ही लगी है, कहीं और तो नहीं लगी, इंजरी कहीं और तो नहीं हुई है। क्योंकि जब हेड इंजरी होती है तो मेनली लो ब्लड प्रेशर नहीं आता है, यानी ब्लड प्रेशर लो नहीं होता है। तो ब्लड प्रेशर जब लो हुआ रहे ऐसी इंजरी में तो सबसे पहले आपको अच्छे से एग्जामिन करना है क्या क्या। तो इंटरनल हेमरेज देखना है चेस्ट और एब्डोमेन में, कि कहीं चेस्ट और एब्डोमेन में हो सकता है इंटरनल, बाहर से नहीं दिख रहा है लेकिन अंदर से हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, अंदर से ब्लड निकल चुका हो। या फिर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी जब होती है तो इसमें भी जो पेशेंट है उसका बीपी लो हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अभी हम लोग बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट क्या होता है, यानी मेडिसिन कौन कौन सी दी जाती है, इंपॉर्टेंट कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली जो मेडिसिन दी जाती है वो टिटनेस का इंजेक्शन दिया जाता है, तुरंत से आईएम दिया जाता है। और सेकेंड डोज जो होती है वो 6 हफ्ते के बाद दी जाती है पेशेंट को।
इसके अलावा दर्द के लिए वोवेरान इंजेक्शन दिया जाता है जिसमें डाइक्लोफेनेक होता है, इसके अलावा ट्रामाडोल भी दे सकते हैं। तो ये 3 ml का देते हैं, 3 सीसी का देते हैं और ये IM दिया जाता है पेशेंट को दर्द से राहत के लिए। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि मॉर्फिन, पेथिडीन जैसी जो मेडिसिन्स होती हैं, वो नहीं दी जाती हैं, ऐसी मेडिसिन जो पेपिलरी चेंजेस करती हैं। यानी पुतली में उन चेंजेस उसके दिखते हैं। इसके अलावा कम्बिफ्लॉम दिया जाता है टैबलेट अगर पेशेंट खाने के लायक है तो एक टैबलेट TDS दी जाती है सुबह, दोपहर, शाम दर्द के लिए। इसमें आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल होता है। साथ में एक इंजेक्शन दिया जाता है या कैप्सूल दिया जाता है जिस तरह का पेशेंट है मतलब अगर खाने लायक है तो ठीक है, नहीं खाने लायक तो इंजेक्शन देते हैं। जिसमें बेसिक क्लॉक्स देते हैं तो ये तो ब्रांड है लेकिन अगर बात करें इसमें होता क्या है तो इसमें एम्पिसिलिन और क्लोक्सासिलिन होता है जो कि एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। एक्चुअली एंटीबायोटिक होता है और जो पेशेंट है उसको फर्दर इन्फेक्शन होने से रोकता है। अब मान लीजिए अगर पेशेंट का CSF लीक है यानी कि उसका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लीक है तो ऐसे में उसे हायर एंटीबायोटिक दी जाती है। जैसे उसे सेफेंट्रॉल दिया जाता है 1 ग्राम में, IV दिया जाता है 12 घंटे के अंतराल पे ये देते हैं जिसमें सेफोटाक्सिम होता है जो कि एक पोटेंट एंटीबायोटिक होता है। साथ में एक इंजेक्शन देते हैं स्टेरॉयडल इंजेक्शन अगर सेरेब्रल एडमा है, सेरेब्रल एडमा यानी कि सर में सूजन है, इंजरी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में हम लोग देते हैं उसे डेकाड्रॉन 2 ml का। IV दिया जाता है 8 घंटे के अंतराल पे 3 से 4 दिन तक बॉडी और न्यूरॉन्स को मजबूत करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों लोकली अगर मैं बात करूँ क्या काम किया जाता है तो मान लीजिए कहीं पे चोट लगी है, घाव हुआ है तो उसको उसकी ड्रेसिंग करते हैं, सुचरिंग करते हैं क्लास की यानी कि जहाँ पे चोट लगी है, जहाँ पे फट गया है जैसे आँखों के पास में, सर में कहीं पे तो वहाँ पे जहाँ पे सुचरिंग करनी है, जहाँ पे टाँका लगाना है, टाँका लगाते हैं। और जो भी चोट लगी है चाहे वो गोला निकला हो यानी हेमेटोमा हुआ हो, ब्लैक आई की प्रॉब्लम हो तो उसको बर्फ या ठंडे पानी से उसकी सिकाई करते हैं, ठीक है? कोल्ड कंप्रेशन देते हैं। तो ये चीज़ की जाती है। लास्ट दोस्तों स्लाइड में हम लोग बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के अंदर में और क्या किया जाता है। तो यहाँ पे IV फ्लूइड को जनरली अवॉइड किया जाता है पर रिंगर लैक्टेट दे सकते हैं, RL दे सकते हैं अगर हाइपोटेंशन बहुत ज़्यादा है, नहीं तो पेशेंट इससे ही चला जाएगा। इसके अलावा कब CT स्कैन के लिए पेशेंट को कहा जाता है कि CT स्कैन करा ले क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि CT स्कैन आदमी को करा लेना चाहिए जब भी उसे सर में चोट लगे तो। पर जैसे लिम्ब वीकनेस होती है, पेशेंट हमेशा ज़्यादातर अनकॉन्शियस रहता है और अनकॉन्शियसनेस में उसकी जो बॉडी है वो असिमेट्रिकल मूवमेंट करती है। यानी अलग टाइप की मूवमेंट जो अनयूजुअल है, ठीक है? उस तरह की करती है और पेशेंट की जो लिम्ब्स है अगर वो हिलती-डुलती है तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना? और जैसे देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि CT स्कैन कब कराएँ डिटेल में कि जैसे जब भी कोई पेशेंट है जो अनकॉन्शियस है उसको आप कोई पिन चुभो, उसकी बॉडी एसिमेट्रिकल इधर-उधर गति करे, जो ऐच्छिक पेशियाँ हैं, हाथ-पैर है, ऐसे में पेशेंट को दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में और प्यूपिल जो है वो अनइक्वल है, कोई कभी बड़ी हो रही है, कभी छोटी हो रही है ना? उसकी गति आपको समझ में नहीं आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट का CT स्कैन ज़रूरी है, साथ में ब्रैडिकार्डिया है की समस्या है या फिर जो अनकॉन्शियस का लेवल है वो भी डिक्रीज़ होता जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को जो है वो CT स्कैन करा लेना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो गया। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा।